गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024, इसमें हमने सेक्शन ए के रीडिंग स्किल्स में फर्स्ट पैसेज, जो अपना फर्स्ट अनसीन पैसेज है, उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। पर उससे पहले बच्चों एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने किस बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था हमारे बारे, हमें इसमें दिया हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एमर्ज हो रहा है, ग्रो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इनोवेशन, रोबोट्स, रोबोटिक सर्जरीज, ट्रांसपोर्टेशन, होम सर्विसेज, इन जगहों पे एआई अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। इवन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी। फिर हमने ये देखा कि ये जो डेवलपमेंट है ये कब से स्टार्ट हुई। ये पास्ट 15 ईयर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले हमने बात करी एजुकेशन के, फिर एजुकेशन में। ठीक है। एजुकेशन में सबसे बेसिक यूज इसका क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया था कि फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अटेंडेंस अब स्टार्ट हो चुकी है स्कूलों में। ठीक है बच्चों। और ऐसी एप्लीकेशंस वगैरह भी बिल्ड कर दी गई हैं, वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, जिसमें कि बच्चे घर पे बैठ के ही क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ देयर इज सम सिचुएशन लाइक वेयर दे कैन नॉट गो आउटसाइड, लाइक इट वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। ठीक है। जब बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते थे तो उन्होंने घर पे रहकर ही पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करी थी। तो इस तरह की चीजें भी आ गई हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि बट एक हद तक एआई जो है वो टीचर्स को क्या कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, लेकिन an artificial intelligence can never replace a फिजिकल टीचर, एंड ह्यूमन टीचर को कभी वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है। ये देखा था। थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या देखा बच्चों, कि जो एआई है वो टेक्नोलॉजीज में कैसे इवॉल्व कर रहा है। जैसे कि बैंकिंग में, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं, अदर फील्ड्स भी, जैसे बैंकिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पे भी एआई बढ़ चढ़ के अपना रोल निभा रहा है। ठीक है। और एआई का सबसे मेन एम अब क्या है कि वो ऐसे सिस्टम को स्टिमुलेट करे, बढ़ाए, जो कि एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग, जो दो बड़े काम होते हैं, एग्जीक्यूशन मतलब किसी काम को परफॉर्म करना, और डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसले लेना, सही फैसले लेना, किसकी तरह, बिल्कुल एक इंसान की तरह ये फैसले लेना चाहता है, और इसी उसमें आगे अपने कदम बढ़ा रहा है। ठीक है। कौन? एआई। इसका एक हमें बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलता है देखने को, ड्राइवरलेस कार्स में। जिस तरह से एक ड्राइवर कार को ड्राइव करता है, उसी तरीके से एआई ऑटोमेटेड कार्स भी अब आ गई हैं, जो बिना ड्राइवर के भी चल सकती हैं। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ और कहाँ पे है, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसका यूज हो रहा है। एल्डर लोगों को, बड़े बड़े बूढ़े लोगों के केयर करने के लिए भी एआई का यूज हो रहा है। और एआई इज बीइंग यूज्ड एज रोबोटिक्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर स्ट्रगलिंग। ठीक है। जो कि स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, जहां पे कि क्या होता है बच्चों, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। ह्यूमन लेबर की बहुत जरूरत होती है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, एआई से। ठीक है। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई वाला जो चेन थी, जो सप्लाई चेन होती है, ये क्या हो जाएगी, और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। कैसे? जब जो डिलीवरीज है वो कैसे होने लगेंगी, द डिलीवरीज विल बी डन थ्रू फ्लाइंग ड्रोन्स। फ्लाइंग ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरीज किए जाएंगे, पार्सल्स डिलीवर किए जाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स का इस्तेमाल होगा, और रोबोट्स वगैरह का जब इस्तेमाल होगा, तो जो सप्लाई चेन है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर था। फोर्थ पैराग्राफ में हमने क्या देखा बच्चों, कि मेडिकल के फील्ड में किस तरह से एआई अपना रोल निभा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अ, इस तरह से एप्लीकेशंस बिल्ड की जा रही हैं जिसमें क्या क्लिनिकल डिसीजंस लिए जा सके। ठीक है। पेशेंट की मॉनिटरिंग हो सके, और साथ ही साथ उसको कोच भी किया जा सके, ताकि वो अपने हेल्थ केयर को और ज्यादा बेटर कर सके। ऑटोमेटेड डिवाइसेस बन रहे हैं जो कि सर्जरी को, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, दे असिस्ट द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए। और जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो मैनेजमेंट है, वहां पे भी एआई अपना रोल दिखा रहा है। ठीक है। और कुछ ऐसी मशीन लर्निंग के थ्रू जो कुछ बनाई गई हैं टेक्नोलॉजीज, जो क्या करती हैं, जो पेशेंट अगर रिस्क में है, उसकी हेल्थ सिस्टम रिस्क पे है, तो उसको पहले से ही क्या कर दे रही है, पहले से ही उसको अलर्ट कर दे रही है। ठीक है बच्चों। और आने वाले समय में
एआई जो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करने वाला है कि जो एआई और ह्यूमंस का रिश्ता है वो और ज्यादा क्या होने वाला है बच्चों, पर्सनलाइज होने वाला है, यानी कि रिश्ता ये और ज्यादा निजी होने वाला है। ठीक है, और वो निजी कैसे होगा, जब एआई क्या करेगा, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए जो आपके फोन का जो एआई होगा, आपके पास जो कोई भी आप एआई यूज कर रहे हैं वो आपको खुद आपके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करेगा, और जैसा आपका मूड है, जिस तरह की आपकी सिचुएशन है, आपकी हेल्थ है, या फिर जो चीज आपकी नीड है या वांट, जो चीजें आपको चाहिए या आप किसी रिस्क में है, उसी तरीके के आपको आंसर्स वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इवन हमने क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एआई के बारे में सबसे बेस्ट वर्ड जो उसको जस्टिफाई करता है वो था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्योंकि चारों तरफ हमारे एआई मौजूद है। और कनेक्शन क्या था फेस रिकॉग्निशन का स्कूल्स में, उसका कनेक्शन ये था बच्चों की किस तरह से एआई अब अटेंडेंस वगैरह ले रहा है स्कूल में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा था कि आप पैरा 2 से क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ह्यूमन टीचर्स क्या हैं, इररिप्लेसेबल है, उनको उनकी जगह एक एआई नहीं ले सकता है। भले ही एक टीचर को असिस्ट कर सकता है काफी हद तक, लेकिन एक टीचर की जगह एआई कभी नहीं ले सकता। ठीक है, और टेक्स्ट से हमें एविडेंस बताना था कि हाउ एआई कैन सपोर्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें बताया गया था कि ये टीचर्स को असिस्ट करेगा क्लासरूम में, घर में जो लर्निंग है, अगर बच्चे घर पे ही पढ़ना चाह रहे हैं तो वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ाई को और ज्यादा सरल बनाएगा और पर्सनलाइजेशन कर देगा बड़े स्केल पे। ठीक है, जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस लेवल पे वो है, क्योंकि हर इंसान की क्या है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और हर बच्चा अपने अलग अलग लेवल पे होता है। तो जो उसका एआई सिस्टम होगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएगा। जैसे कि क्लास में टीचर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सब बच्चे एक लेवल के नहीं होते हैं क्लास में। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स, इंटेलेक्चुअल लेवल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सबकी जो बुद्धिमत्ता का जो लेवल है वो एक समान नहीं होता। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम कोई चीज समझा रहे हैं तो किसी चीज, कोई बच्चा उसको बहुत जल्दी समझ जा रहा है और किसी बच्चे को समझने में समय लग रहा है, तो हमें 2 या 3 बार उसे बार बार समझाना पड़ रहा है। तो इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जिसको समझ आ गया उसका टाइम वेस्ट होता है, और जिसको अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं तो फिर जिसको समझ नहीं आ रहा उसका लॉस हो जाता है। तो ये चक्कर रहता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हर बच्चे के पास अपना खुद का एप्लीकेशन होगा और वो अपने पेस के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ सकता है। जितना उसको समझ आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एआई वाला जो टीचर होगा वो तेज तेज आगे बढ़ेगा, वो पर्सनल लेवल पे उस बच्चे को आगे लेते हुए चलेगा। इन्हांसिंग एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, और एजुकेशन का इन्हांसमेंट ही होगा एआई से। एजुकेशन को कोई नुकसान नहीं है, एजुकेशन बेटर ही होने वाली है एआई की मदद से। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, कि किसी कार्य को आपने पहले प्लान किया, फिर बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, कि किस तरह से उसको ग्राउंड पे परफॉर्म करना है। उसको उस काम को करने के लिए भी एआई जो है वो क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। उसी को कहा जाता है स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि 2 वेज इन विच एआई कैन हेल्प। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या करेगा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट में, पेशेंट मॉनिटरिंग में, कोचिंग में, सर्जरीज में ऑटोमेटेड डिवाइस के थ्रू हेल्थ केयर सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए, पेशेंट के रिस्क को ऑलरेडी एडवांस में प्रिडिक्ट करने के लिए, और सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स को रोबोटिक सपोर्ट देने के थ्रू वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी बच्चों कल लास्ट क्लास में। और हाँ, किस तरह से जो लोगों का रिलेशनशिप है वो मशीन्स के साथ और ज्यादा पर्सनलाइज्ड होने वाला है। पर्सनलाइज यानी कि बहुत ज्यादा निजी होने वाला है। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट नाउ कि वो क्या करेगा, वो सबके इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग एआई खुद को अडेप्ट करेगा, और जो चीज वो लाइफ में उनके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, वो क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, उसके अकॉर्डिंग उनको आंसर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन क्या था, एआई विल मेक द कमर्शियल सप्लाई चेन स्मूदर बाय फ्लाइंग ड्रोन्स के थ्रू वो सप्लाई चेन को स्मूथ करेगा। और अगला था बच्चों आपके पास, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस गिवन बिलो। ठीक है, इनमें से क्या चीज सही नहीं थी, तो ये 4th और 5th पार्ट ठीक नहीं था क्योंकि ये पैसेज के अकॉर्डिंग ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रही थी। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये यहां तक हमने बच्चों लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू पैसेज। ठीक है, इसके फर्स्ट पैरा को हम रीड करते हैं। A recent survey conducted by an independent research firm sought to measure levels of happiness among youth aged 16 to 24 years in 7 countries। एक कोई मान लीजिए कोई रिसर्च कंपनी है,
जिसने क्या किया बच्चों, रिसर्च कंडक्ट किया है। और रिसर्च कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सर्वे लिया जाता है, बहुत सारे लोगों पे एक सर्वे किया जाता है, कुछ सवाल उनसे पूछे जाते हैं और फिर देखा जाता है, फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या, कि इस जो स्टडी आपने करी है, जो सर्वे आपने लिया है, उसके बेसिस पे आपको क्या आंसर्स मिले हैं और उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का एक सर्वे किया गया और सर्वे करने के पीछे उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड दिस सर्वे और दिस रिसर्च। इसके पीछे का रिसर्च मोटो ये था बच्चों कि ये जानना चाह रहे थे लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस यानी कि आपके खुश होने का लेवल क्या है। ठीक है, आप किन वजहों से खुश होते हैं और कितने लोग इस दुनिया में या फिर कह सकते हैं कंट्री में कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं। और किन का ये सर्वे लिया गया, ये लिया गया है यूथ, यूथ यानी कि जो युवा पीढ़ी है उसका ये सर्वे हुआ है। कितनी एज से बच्चों, 16 से लेकर 24 के, क्योंकि इसी एज को क्या माना जाएगा, यूथ माना जाएगा। और कहां पे, 7 कंट्रीज में, 7 देशों में ऐसा हुआ है। The findings revealed some intriguing insights into what makes today's youth happiest, as well as which factors influence their overall well-being. और जो फाइंडिंग्स मिली है, जो रिजल्ट्स आए हैं, फाइंडिंग का मतलब होता है जो रिजल्ट आए लास्ट में, वो क्या थे, बड़े ही इंट्रिग्विंग थे, यानी कि उनको देख के बड़ी हैरानी होती है कि जो आज का यूथ है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो सभी युवा पीढ़ियों में से सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट है। लेकिन साथ ही साथ बहुत हद तक हैप्पीएस्ट भी है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो उनके ओवरऑल वेलबींग, पूरी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। इन इंडिया एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द यूथ रिपोर्टेड फीलिंग सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स। ठीक है, यहाँ पे अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी का यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो क्या बताती है, वो बताती है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। ठीक है, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट है अपने जीवन से। with 87% रेटिंग ऑफ देयर ओवरऑल हैप्पीनेस एज हाई और वेरी हाई, जहां पे 87% लोग क्या रेटिंग देते हैं कि वो क्या है, हैप्पीनेस में उनकी जो हैप्पीनेस है वो क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका लेवल हाई है या फिर वेरी हाई है। ठीक है बच्चों, 87% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी वॉज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और जब बात की जाती है, देखो पहले ये सर्वे किया गया होगा कि हैप्पीनेस जो है किस लेवल पे कितने लोगों को किस लेवल की हैप्पीनेस है। ठीक है, तो उसमें 87% आ गया। लेकिन फिर ये जाना गया कि जो हैप्पीनेस आ रही है इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, उन फैक्टर्स को देखा गया तो सबसे पहला फैक्टर जो निकल के आता है बच्चों, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि आर्थिक रूप से आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा तो यही है, क्योंकि अगर आर्थिक आपके पास सुरक्षा है, ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तभी आप खुद को हैप्पी महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज तो हैप्पी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना बच्चों। आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसी को ही प्राइमरी सोर्स माना गया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। और कितने लोग इसको वोट देते हैं, 66% लोगों ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपना प्राइमरी सोर्स कहा, प्राइमरी रीजन कहा खुश होने का। ठीक है, यहां तक क्लियर। फॉलोड बाय फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट को बच्चों 89% मिला है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसको मिला है, फैमिली सपोर्ट को, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट से भी ज्यादा लोगों ने जिसको अपना परसेंटेज दिया है, दैट इज फैमिली सपोर्ट। यानी कि परिवार का सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति के खुश होने के पीछे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट मिल रहा है तो वो काफी खुश रह सकता है अपने लाइफ में। हैविंग अ पर्पज इन लाइफ, ये तीसरे नंबर पे आता है कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य है। ठीक है, आपका जीवन उद्देश्यहीन नहीं है, आपके जीवन में कोई उद्देश्य है। और ये भी 50% लोगों ने कहा है कि ये भी एक कारण बनता है हमें खुशी देने का। और बात भी सही है, जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य है, किसी गोल के साथ वो रोज सुबह उठते हैं, तो वो लोग बाकी नॉर्मल लोगों से 50% मतलब ज्यादातर खुश ही रहते हैं। ठीक है, एंड वर्क और स्टडीज, वर्क और स्टडीज को लोगों ने दिए हैं 40% कि लोग अपने काम और अपनी पढ़ाई की वजह से भी खुश हैं, तो 40% उसको मिले हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बट यहां पे शुरू होता है बच्चों नेगेटिव साइड। ठीक है, अभी तक तो सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी हमने, लेकिन ये कह रहा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 65% रिपोर्टेड, 65% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या रिपोर्ट किया है, फीलिंग स्ट्रेस, जिनको क्या महसूस होता है बच्चों, स्ट्रेस महसूस होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, जो तनाव में रहते हैं टू एकेडमिक परफॉर्मेंस।
और उसके पीछे, तनाव में रहने के पीछे के कारण क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि आप भले ही स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, वहां आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों, मतलब स्टूडेंट्स के लाइफ की बात हो रही होगी स्पेशली ये, उनके स्ट्रेस होने का, ठीक है। और वर्कलोड, जो उनको वर्क का लोड दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, वो क्या बनता है बच्चों? स्ट्रेस का कारण बन रहा है। While 25% रिपोर्टेड फीलिंग लोनली, और 25% लोग क्या बता रहे हैं कि वो क्या महसूस करते हैं? लोनली, अकेलेपन की इस बीमारी से वो जूझ रहे हैं। और ये अकेलापन बच्चों धीरे धीरे, अगर आपने रिसेंट आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो जो लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे क्या बनती जा रही है? एक पेंडेमिक बनती जा रही है। इवन दिस इज सर्टिफाइड बाय WHO ऑल्सो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो अकेलेपन की जो बीमारी है, ये इंसानों को अंदर से बहुत खाती जा रही है, क्योंकि जो समय आता जा रहा है, मॉडर्न टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? अपने रिलेशंस को उतना बिल्ड नहीं कर रहे जो रियल रिलेशंस होते हैं, और लोग सोशल मीडिया में ज्यादा हो गए, तो इस वजह से दिस समटाइम्स फील लोनली। तो 25% लोग अपने आप को लोनली फील करते हैं, जबकि 65% लोग तनाव महसूस करते हैं। किस वजह से? एकेडमिक परफॉर्मेंस में, कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपने स्कूल या कॉलेजेस में, और उनके पर जो वर्क लोड डाला जा रहा है उस वजह से भी वो खुद को स्ट्रेस में फील करते हैं। ठीक है बच्चों, These figures point to a need for increased mental health support among India's youth। और जब हम ये आंकड़े देखते हैं, ये परसेंटेज देखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है किस चीज की? मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने की, यानी कि मानसिक रूप से जो हमारा यूथ है, जो भारत का जो युवा पीढ़ी है, इसको हमें शारीरिक रूप से आप कैसे किसी को सपोर्ट दे सकते हैं? आप उसको खाने के लिए एक अच्छी हेल्दी डाइट दे सकते हैं, बैलेंस डाइट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ शरीर का हेल्थ बेटर होगा। लेकिन अगर आपको किसी को मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है, तो आप उसको बच्चों क्या देना पड़ेगा? उसको एक इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, जिसकी की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। किसको? इंडिया की यूथ को, यंग जनरेशन को एक मेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस स्टडी से हम ये चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इतने सारे लोग, इतने सारे 65% बच्चे स्ट्रेस में है, 25% स्टूडेंट्स जो यूथ है वो अपने आप को लोनली महसूस कर रहा है, तो इट बिकम्स एन नीड ऑफ द आवर टू गिव मेंटल सपोर्ट टू दिस इंडियाज यूथ। इज इट क्लियर? यहां तक फर्स्ट पैरा क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। These surveys also revealed that family support is an important source of contentment for young people across countries। ठीक है, इन सोर्सेज से हमें ये भी जानने को मिला है, जो सर्वे मिला है, उस सर्वे से ये चीज रिवील हो रही है। रिवील का मतलब पता चलना, किसी बात का भेद खुलना, या फिर किसी चीज का पता चलना। क्या पता चल रहा है? कि फैमिली सपोर्ट, जो ये फैमिली सपोर्ट होता है, परिवार का जो सपोर्ट रहता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, वो एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है उसके कंटेंटमेंट का, यानी कि सेटिस्फेक्शन का, कंटेंटमेंट का, या फिर हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा ही नहीं सिर्फ इंडिया में, बल्कि अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। जब हम दूसरे कंट्रीज का वो देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, तो यूरोप में 59% लोग ये कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट जरूरी होता है, ठीक है, उनकी हैप्पीनेस के लिए। फ्रांस में 67% वो लोग कहते हैं, जर्मनी में 63% कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में 64% लोग ऐसा कहते हैं, और कनाडा में 61% ऐसे लोग कहते हैं। सिमिलरली इंडिया में हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि 89% लोग, सबसे ज्यादा ये परसेंटेज इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि बच्चों इसका कारण ये भी है कि इंडिया की जो फैमिली वैल्यूज है वो बाहर की कंट्रीज से थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो काफी क्लोज रहती हैं, पेरेंट्स और बच्चे ज्यादा क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। वेरएज इन अदर कंट्रीज, जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग रहने लग जाते हैं, और जो फैमिलीज होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? डिवाइड होती हैं साथ में। बड़ी इनकी दे डोंट हैव कंबाइंड फैमिलीज, ठीक है, इनकी कंबाइंड फैमिलीज नहीं होती, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। क्लियर बच्चों? और उसमें भी जैसे ही बच्चे थोड़े से एडल्ट होते हैं, वो अपना अलग से ही खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और अपना अलग से रहते हैं, और खुद से ही अर्न करना शुरू कर देते हैं दूसरे कंट्रीज में। यहाँ पे हम ज्यादा कनेक्टेड इस वजह से रहते हैं क्योंकि सब लोग एक ही फैमिली में, एक ही घर में रहना पसंद करते हैं। कहीं पे यहाँ पे क्या होती है? कंबाइंड फैमिलीज होती है, कहीं पे स्मॉल फैमिलीज भी होती हैं। इसीलिए 89% इंडिया में इस चीज को सपोर्ट किया गया है कि ये उनके ओवरऑल कंटेनमेंट के पीछे का कारण है। क्लियर बच्चों? सेकंड पैराग्राफ, थर्ड देखो। It is clear that stress has a significant impact on the happiness of today's youth।
ठीक है, अब हमें इस सर्वे से ये भी तो पता चल रहा है कि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब एक बहुत बड़ा रोल है आजकल के यूथ की हैप्पीनेस को एक तरह से क्या करने में, डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में। स्ट्रेस उनकी हैप्पीनेस को खत्म कर रहा है। The findings suggest that young people need better resources to manage their mental health. इन फाइंडिंग से, इन रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि आज के जो यंग पीपल हैं उन लोगों को क्या चाहिए, बेटर रिसोर्सेज चाहिए, ऐसे अच्छे साधन चाहिए जिनसे वो अपनी मेंटल हेल्थ को क्या कर सके, मैनेज कर सके। क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जिस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसी तरह से मेंटल हेल्थ को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, इसको क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक बेटर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब बेटर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आप पर सौंप रहा हूं कि आप इस बारे में सोचिए कि क्या बेटर रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमें अपनी यंग जनरेशन को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो इस स्ट्रेस के जंजाल से बाहर निकल सके। ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये पहले पुराने वक्त में नहीं हुआ करती थी, ये आज के वक्त में ही क्यों इतना ज्यादा प्रचलित हो रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको बेटर करने के लिए क्या हम रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, दैट आर कि जिसमें इंक्लूड एक्सेस टू काउंसलिंग सर्विसेज। क्या किया जाए, काउंसलिंग सर्विसेज जो होती है। अब काउंसलिंग सर्विसेज क्या होती है, इनको जानो। काउंसलिंग सर्विसेज का मतलब होता है बच्चों, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये इनकी जो फीजिबिलिटी है, इन तक बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि अगर दे डू नॉट नो द डिफरेंस कि मुझे, मैं जो बीमार हूं, क्या मैं बीमार भी हूं। ठीक है, पहले उन्हें यही नहीं लगता है कि मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है, मुझे स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेस लेवल कितना है, कितना ज्यादा मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा कि हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे पहले लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते थे, तो अवेयरनेस फैलाई गई कि हाँ, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, काम करो। अब अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करो और उस पर ध्यान दो। क्योंकि मेंटल हेल्थ हमें अंदर ही अंदर से क्या करती है, वीक करती है, कमजोर बनाती है, और उसका पता भी नहीं चलता, देयर इज नो सिम्टम ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले अवेयरनेस फैलाई जाए, और अवेयरनेस फैलाने के बाद अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया है कि हाँ, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर मानसिक रूप से वो समस्याओं से जूझ रहा है, तो फिर वो किसके पास जाए, तो उसे प्रोवाइड होनी चाहिए काउंसलिंग सर्विसेज, मनोवैज्ञानिक इजीली प्रोवाइड होने चाहिए। और ऐसे उनकी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग उनको एक्सेस ही ना कर सके, एक आम इंसान, एक आम बच्चा एक काउंसलर के पास ना जा सके। तो इतना हमें उसको फिजिबल बनाना है कि हर कोई काउंसलर से, जब कभी भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या से वो डील करता है, तो वो काउंसलर के काउंसलिंग सर्विसेज ले सके। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, जैसे फिजिकल फिटनेस के, फिजिकल हेल्थ के लिए फिजिकल फिटनेस, जिम, ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुल एक्सरसाइजेस जैसे मेडिटेशन, ये सारी चीजें, ब्रेथ एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये सारी चीजें हो, जिन ये सारी किसके अंदर आ जाती है बच्चों, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के अंदर आती है। माइंडफुलनेस एक्टिविटी वो जिस एक्टिविटी को करते वक्त हमारा जो पूरा ध्यान है, हम उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, उनको कहते हैं माइंडफुल एक्टिविटीज। इन चीजों को प्रमोट किया जाए। सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाएं टू हेल्प देम कोप विद देयर चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस आज की डेट में जो लोगों के, जो हमारी जो यूथ है, यंग जनरेशन आज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, शायद हो सकता है पुरानी जनरेशन ने ये प्रॉब्लम फेस ना करी हो, उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी फिजिकल लेवल पर। बट आज जो मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रेशर से जो हमारे युवा पीढ़ी जूझ रहा है, वो आज तक किसी पीढ़ी ने भी उतना मेंटल प्रेशर नहीं झेला है। ठीक है, तो उसको कोप करने के लिए, यानी कि उससे मैनेज करने के लिए, उससे डील करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, सपोर्ट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अब सपोर्ट ग्रुप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप जानिए। ये जो सपोर्ट ग्रुप सिस्टम वाला, ये वाला जो सिस्टम है, ये अभी इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, वेरएज इन फॉरेन कंट्रीज ये बहुत पहले अप्लाई हो चुका है। इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिन्हें क्या है, एडिक्शन है ड्रिंकिंग का। ठीक है, अल्कोहल ड्रिंकिंग का उनको क्या है, एडिक्शन है सबको। एक तरह से आप कह सकते हैं लत है शराब पीने की। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, जो कि सुधरना चाहते हैं। ठीक है, जो कि अपनी इस एडिक्शन से दूर होना चाहते हैं, वो लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिलेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उनका एक लीडर होगा। और वो रोज वहां मिलकर अपनी बातें वहां शेयर करा करेंगे कि हाँ, मुझे इस चीज को क्विट करे हुए, या फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो इस चीज को क्विट करे हुए इतना टाइम हो गया है। तो ऐसे जब सब लोग एक साथ बैठेंगे, इस तरह से ग्रुप्स बनाए जाएंगे, तो क्या होगा,
सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने इस चीज को ओवरकम कर लिया हो, तो उनका एग्जाम्पल लेके दूसरे लोग भी सीख सकते हैं और वो दूसरे लोगों को तरीके बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें ओवरकम करी। अब इसमें दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, कोई पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस से भी डील कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, आप किसी से बहुत ज्यादा फैमिली में अपने प्यार करते हैं, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो कई लोग होता है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से सोसाइटीज बनी रहती हैं, सपोर्ट ग्रुप्स बने रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे लोग मिलते हैं और अपने मन की जो इमोशंस हैं जिसको वो बाहर नहीं शेयर कर पा रहे होते हैं, वहां मिलकर शेयर करते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं। और जब वो हल्का महसूस करते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों, जो डिप्रेशन एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, ये क्या होता है, उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो इस तरह से सपोर्ट ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। It is also important to provide financial support so as to reduce some of the economic pressure. और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज का जो युवा पीढ़ी है वो किस वजह से परेशान है, किस वजह से स्ट्रेस में रहता है, उसका स्ट्रेस का कारण है इकोनॉमिक सपोर्ट। बिकॉज इन इंडिया, फॉर और कंट्रीज की अगर मैं बात ना करूं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत से जो यंग जनरेशन है क्या रहती है, परेशान रहती है। बहुत लेट एज तक वो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग वेल पेड। पहले तो जॉब ही नहीं, और जॉब मिल रही है तो अच्छे से उनको दे आर नॉट बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोई गवर्नमेंट मिलके या फिर कुछ भी मिलके कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे, ठीक है, कि अगर कोई अगर हायर स्टडीज करना चाह रहा है, आगे पढ़ना चाह रहा है, तो उसको साथ ही साथ ये टेंशन ना हो कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। उसको बैंक्स वगैरह लोन वगैरह प्रोवाइड करें हायर एजुकेशन के लिए, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और जहाँ पे जो वैसे तो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो उनका जो सिस्टम है दैट शुड बी वेरी स्मूथ। वो स्मूथ होना चाहिए कि ये नहीं कि लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही है, फिर वो लेना ही मुश्किल हो रहा है, और इस वजह से कई लोग अपने ड्रीम्स पे क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर कम होंगी, इकोनॉमिक प्रेशर लोगों पे थोड़ा कम पड़ेगा यंग जनरेशन पे, तो शायद उनका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो बेहतर हो सकता है, उनके जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है पैराग्राफ 3? ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो हम लास्ट पैराग्राफ है वो देखते हैं। इन इंडिया 65% ऑफ यूथ सर्वेड रिपोर्टेड फीलिंग एंशियस अबाउट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि 65% यूथ ने क्या कहा कि वो कैसा फील करती है, एंशियस फील करती है। एंशियस वही हो जाता है बच्चों रिलेटेड विद एंजाइटी। ठीक है, यानी कि घबराहट महसूस होती है, किस वजह से, एकेडमिक परफॉर्मेंस की, कि उनके स्कूल में क्या मार्क्स आ रहे हैं। और आइए, आपने देखा भी होगा बच्चों, इंडिया में क्या होता है कि कई कई ऐसी जगह में प्रेशर जो है, एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड्स तक कर रहे हैं। ठीक है, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि वो क्लास में उन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लाए या फिर किसी एग्जाम को, पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर नहीं किया। तो आप खुद ही लगा लीजिए बच्चों, क्या कोई एग्जाम आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? नहीं, कोई भी एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपकी लाइफ से बड़ा हो जाए। बट इस तरह का कंपटीशन और कट थ्रॉट कंपटीशन और प्रेशर हमारी कंट्री में डेवलप हो चुका है कि लोग जो बच्चे हैं वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, और वर्कलोड या फिर वर्कलोड इतना ज्यादा है बच्चों पे, स्कूल से इतना ज्यादा होमवर्क और ट्यूशंस वगैरह का ये सारा इतना ज्यादा वर्कलोड है कि वो क्या कर पा रहे हैं, उनका जो एक प्रॉपर जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। दीज फिगर्स are especially significant given how important family support is for young people's overall contentment. इन फिगर से हमें ये पता चलता है कि जब सबसे ज्यादा खुशी एक यूथ को कहां से मिल रही है, उसके फैमिली के सपोर्ट से मिल रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक फैमिली का सपोर्ट होना एक बच्चे के लिए, एक यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो वो ही कैन फाइट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है बच्चों, तो इसका ये हमारा जो पैसेज था, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।